जुआन रुल्फो की कहानी, उनकी दी हुई ज़मीन। अंग्रेज़ी से तर्जुमा अजमल कमाल। इतने घंटों चलने के बाद जब हमें किसी पेड़ का साया तक दिखाई न दिया, न कोई छोटा मोटा पौधा या जड़ी बूटी, अब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कभी कभी इस रास्ते पर चलते चलते जिसके किनारे तक नहीं है, ऐसा लगने लगता जैसे इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, जैसे उस पार कुछ हो ही नहीं सकता। इस तड़की हुई ज़मीन और सूखी नदियों वाले ढंढार मैदान के उस पार क्या होगा? मगर कुछ न कुछ होता ही है। कोई कस्बा, कुत्ते भौंकते सुनाई देते हैं और हवा में धुएं की बू सूंघाई पड़ती है। लोगों की बू ऐसी भली लगती है जैसे उम्मीद। पर कस्बा अभी दूर है, ये तो हवा है जो उसे पास ले आती है। हम पौ फटे से चल रहे हैं। अब तीसरे पहर के 4 बजे होंगे। कोई सर उठा के आसमान की तरफ देखता है, आंखें आधी मीच कर सूरज को ताकता है और कहता है 4 बजे होंगे। ये मेल्तियोन था, फास्तीनो, एस्तेबान और मैं उसके साथ साथ। हम 4 हैं। मैं गिनता हूं, 2 आगे चल रहे हैं, 2 पीछे। मैं मुड़कर और पीछे देखता हूं तो मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। तब मैं खुद से कहता हूं, हम 4 हैं। ज्यादा देर की बात नहीं, अभी 11 बजे तक 20 से ज्यादा लोग थे, पर धीरे धीरे बिखरते गए और आखिर बस हमारी टोली रह गई। फास्तिनो कहता है, शायद बारिश हो। हम सब मुंह ऊपर उठाकर अपने सरों के ऊपर से गुजरते भारी काले बादल को देखते हैं और सोचते हैं, शायद। जो कुछ हम सोचते हैं कहते नहीं। काफी देर से हमारा बोलने को जी नहीं चाहता। गर्मी इतनी है, कहीं और होते तो मजे से बातें करते, पर यहां मुश्किल है। जरा बात करना शुरू करो तो लफ्ज मुंह के अंदर ही तपने लगते हैं, बाहर की गर्मी से। जबान सूख जाती है और दम फूल जाता है। यहां बस ऐसा ही है, इसीलिए किसी का बोलने को जी नहीं करता। पानी की एक मोटी सी बूंद गिरती है, जमीन में छेद सा करती हुई, और अपना थूक जैसा निशान छोड़ जाती है। बस एक ही बूंद गिरती है। हम और बूंदों का इंतजार करते हैं और मुंह उठाकर उनको ढूंढते हैं, मगर कोई और बूंद नहीं पड़ती। बारिश नहीं हो रही। अब तुम अगर आसमान को देखो तो बादल तुम्हें दूर तेजी से ओझल होते दिखेंगे। कस्बे से आती हवा बादलों को धकेल कर पहाड़ियों के नीले सायों के साथ लगा देती है, और बारिश की जो एक बूंद यहां गलती से पड़ गई थी, उसे प्यासी जमीन चूस लेती है। इस मैदान को इतना बड़ा आखिर किसने बना दिया? किस काम का है ये आखिर? हम फिर चलने लगे। बारिश देखने को रुके थे हम, बारिश नहीं हुई। अब हम फिर चलने लगे। मुझे ऐसा ख्याल आता है कि जितना फासला हमने तय किया है उससे ज्यादा चले हैं। यह ख्याल आता है मुझे, अगर बारिश हो गई होती तो शायद मुझे और तरह के ख्याल आते। खैर, मैं जानता हूं कि लड़कपन के बाद से मैंने इस ढंढार मैदान पर बारिश बरसती देखी नहीं, यानी ऐसी जिसको सचमुच बारिश कहा जा सके। नहीं, यह मैदान किसी काम का नहीं। यहां न खरगोश हैं, न चिड़ियां, कुछ भी नहीं। बस चंद एक हुईजा की सूखी सड़ी झाड़ियां हैं और मुड़े हुए सरों वाले घास के इक्का दुक्का किते। ये ना होते तो समझ लो कुछ भी नहीं था। और इधर हम हैं, चारों के चारों पैदल। पहले हम घोड़ों पर सवार होते थे और कंधों पर राइफल होती थी। अब हम राइफल तक लेकर नहीं चलते। मैंने हमेशा सोचा है कि हमसे राइफलें ले लेना अच्छा ही हुआ। ऐसी जगहों पर मुसल्ला होकर चलना खतरनाक होता है। अगर किसी की नजर पड़ जाए कि तुम राइफल टांगे घूम रहे हो तो कुछ कहे सुने बगैर मार डाले। घोड़ों पर चलने की बात दूसरी थी। अगर हम घोड़ों पर सवार होते तो इस वक्त सब्ज दरिया का पानी पी रहे होते और भरे हुए पेटों के साथ खाना हजम करने को कस्बे में टहल रहे होते। अगर घोड़े हमारे पास होते तो ये सब कब का हो चुका होता, मगर घोड़े भी उन्होंने हमसे राइफलों के साथ ही ले लिए थे। मैं हर तरफ गर्दन घुमाकर इस लकोदक मैदान को देखता हूं। तुम्हारी नजरों को जब उतरने की कोई जगह न मिले तो वो दूर ही दूर उड़ती जाती हैं। बस 2-4 छिपकलियां अपने बिलों में से गर्दन बाहर निकालती हैं, और जैसे ही जलते सूरज की तपिश महसूस होती है, फौरन चट्टान के जरा से साए में फिर छुप जाती हैं। मगर हमें तो जब यहां काम करना ठहरा तो धूप से कैसे बचें, क्योंकि उन्होंने हमें ये जमीन दे दी काश्त करने के लिए। उन्होंने कहा, कस्बे से लेकर यहां तक की जमीन तुम्हारी है।
हमने पूछा, ये मैदान? हाँ, ये मैदान, पूरा का पूरा मैदान। हमने ये कहने के लिए मुंह खोला कि हमें ये मैदान नहीं चाहिए, कि हमें दरिया के पास की जमीन चाहिए, दरिया से लेकर चरागाहों में से होते हुए वहां तक जहां कासुआरिनास नामी दरख्तों के झुंड हैं और चरागाहें और सारी अच्छी जमीन है। ये गाय की खाल जैसी सख्त जमीन नहीं जिसे वो लोग मैदान कहते हैं। लेकिन उन्होंने हमें ये सब कहने ना दिया। अफसर हमसे बातचीत करने नहीं आया था। उसने कागजात हमारे हाथों में थमाए और हमसे कह दिया, डरो मत कि इतनी सारी जमीन तुम्हें दी जा रही है, ये पूरी की पूरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मगर जनाब, मैदान तो, इसमें जमीन के हजारों किते निकल आएंगे, लेकिन पानी नहीं है, घूंट भर भी पानी नहीं है। और बरसात का मौसम, यह तो तुमसे किसी ने कहा नहीं था कि नहरी जमीनें मिलेंगी। तुम देखना, जैसे ही बारिश हुई जमीन में से मकई यूं निकलेगी जैसे तुम उसे पकड़कर बाहर खींच रहे हो। लेकिन मिट्टी सारी उड़ चुकी है और जमीन पत्थर जैसी सख्त है। हमारे ख्याल से तो हल इस चट्टान जैसी जमीन पर खराश भी नहीं डाल सकेगा। बीज बोने के लिए छेनी से सुराख करने पड़ेंगे और उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं कि कुछ उगेगा। मकई या कोई और चीज उग ही नहीं सकती। ये सारी बातें लिख के दे दो और बस, अब तुम जा सकते हो। और अब बड़े जमींदारों को बुरा भला कहना, हुकूमत को नहीं जो तुम्हें जमीन दे रही है। मगर जनाब, बात तो सुनिए, हमने मरकज के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा है, हम तो मैदान के बारे में कह रहे हैं। जब जमीन पर काम करने के लिए कोई चीज ही ना हो तो कैसे काम किया जा सकता है? हम तो बस ये कह रहे हैं, जरा रुकिए, हम बात तो पूरी कर लें। देखिए, पहले जब हम वहां थे। लेकिन उसने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने हमें ये जमीन दे दी और वो चाहते हैं कि हम इस तपते हुए तवे में किसी तरह के बीज बोकर देखें कि कुछ उगता है या नहीं। यहां क्या उगेगा? यहां तो शिकरे तक नहीं है। कभी कभार बहुत ऊपर आसमान में तेजी से उड़ते हुए दिखते हैं, जैसे इस सफेद पत्थर सी जमीन को जल्दी से जल्दी पार कर जाना चाहते हो, जहां कोई चीज हिलती दिखाई नहीं देती और चलते हुए यूं महसूस होता है जैसे आदमी पसपा हो रहा हो। मेल्तियोन कहता है, ये जमीन दी है हमें उन्होंने। फास्तिनो कहता है, क्या? मैं कुछ नहीं कहता। मेरा ख्याल है मेल्तियोन का दिमाग खराब है, या शायद गर्मी की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। गर्मी ने उसकी टोपी में से अंदर घुसकर उसका भेजा पिघला दिया है, वरना वो ऐसी बातें क्यों करता। कौन सी जमीन दी है हमें उन्होंने मेल्तियोन? यहां तो इतनी भी मिट्टी नहीं कि हवा के चलने से गुबार का बादल उठ सके। मेल्तियोन फिर कहता है, ये किसी काम की तो होगी, किसी न किसी काम की। घोड़ियां तो दौड़ाई जा सकती होंगी यहां। कौन सी घोड़ियां? एस्तेबान उससे पूछता है। मैंने एस्तेबान को ज्यादा गौर से नहीं देखा था। अब जो वो बोला तो मैंने उसे देखा। उसने कोट पहन रखा है जो उसकी नाफ तक आता है और उसके नीचे से कोई चीज झांक रही है, मुर्गी के सर जैसी। हाँ, ये एक लाल मुर्गी ही है जो एस्तेबान अपने कोट के नीचे लेकर चल रहा है। उसकी नींद भरी आंखें और खुली हुई जमाई सी लेती हुई चोंच दिखाई दे रही है। मैं उससे पूछता हूं, एस्तेबान, ये मुर्गी कहां से मार ली तुमने? मेरी अपनी है, वो कहता है। पहले तो तुम्हारे पास नहीं थी, कहां से खरीद ली? हाँ, खरीदी नहीं है, मेरे अपने मुर्गी खाने की है। खाने के लिए लाए होगे, है ना? नहीं, इसलिए लाया हूं कि इसकी देखभाल करूं। पीछे घर पे तो कोई बचा नहीं इसे दाना पानी देने वाला, इसलिए ले आया। जब कभी कहीं दूर जाना होता है तो इसे साथ ले जाता हूं। वहां अंदर तो इसका दम घुट जाएगा, बाहर हवा में निकाल लो। वो उसे अपनी बगल में दाब लेता है और अपने मुंह से उसकी चोंच पर गर्म हवा की फूंक मारता है। फिर वो कहता है, हम लोग चट्टान के पास पहुंच रहे हैं। फिर मुझे सुनाई नहीं देता कि एस्तेबान क्या कह रहा है। हम कतार बनाकर आगे पीछे ढलान से नीचे उतरने लगते हैं और वो सबसे आगे है। उसने मुर्गी को पैरों से पकड़ रखा है और उसे आगे पीछे हिलाता हुआ चल रहा है कि कहीं उसका सर चट्टान की निकली हुई नोक से न टकरा जाए। नीचे उतरने के बाद जमीन अच्छी हो जाती है। हमारे चलने से गर्द का बादल सा उठता है जैसे हम नीचे उतरती हुई घोड़ियों की कतार हों। मगर हमें गर्द में अटना अच्छा लगता है। हमें गर्द अच्छी लगती है। 11 घंटे सख्त मैदान पर कदम मारने के बाद हमें उस चीज में अट जाने में मजा आता है जो उठ उठ कर हमारी तरफ आती है और मुंह में जिसका मजा धरती जैसा लगता है। दरिया के ऊपर की तरफ कासुआरेनास के पेड़ों की हरी फुनिंगों के ऊपर हरी चाचा लाका चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है। यह भी ऐसी चीज है जो हमें भली लगती है। अब हमें कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, अपने बिल्कुल पास,
کیونکہ قصبے سے آتی ہوا ڈھلان سے ٹکرا کر گونجتی ہے اور اسے اپنے تمام شور شرابے سے بھر دیتی ہے۔ قصبے کے پہلے مکانوں کے پاس پہنچتے ہی استبان اپنی مرغی کو پھر ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ اس کے پیر کھول دیتا ہے تاکہ وہ پھڑ پھڑا کر اپنی سستی کو جھاڑ سکے، اور پھر وہ اور اس کی مرغی تیپیمیسکویتے کے پیڑوں کے پیچھے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہیں رکوں گا، استبان ہم سے کہتا ہے۔ ہم قصبے میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو زمین انہوں نے ہمیں دی تھی وہ پیچھے کہیں رہ گئی ہے۔